हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और मैंने बताया था कि जो मैं शेड्यूल है 9th और 8th शेड्यूल अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्स में है। तो चीज़ें अच्छे से समझने के लिए मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर लेकर आया हूँ। तो 9th शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे जितने भी जो केसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट जुड़े हुए केसेस हैं। मैंने लिस्ट बना रखी है, सिंपल वे में बनाई है ताकि स्टेप वाइज आपको पता चल जाए कौन सा केस कब आया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही उस वक्त। ठीक है, कौन सी डेट पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं इसकी थोड़ा सा एक तरह से स्टोरी बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में हम चलेंगे एक तरह से हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा 9th शेड्यूल हमारा चीज है। 9th शेड्यूल से हम घूमते हुए आएंगे नीचे बेसिक स्ट्रक्चर पे और लास्ट में आएंगे हम जुडिशियल रिव्यू पे। तो हमारा एक तरह से स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या होगा, हमारा 9th शेड्यूल है और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आएगा, जो कि हम अच्छे से समझने वाले बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के अराउंड। तो उस वक्त जब एक तरह से हमारा देश बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड था, क्योंकि ब्रिटिश गए थे तो एक तरह से हमको निचोड़ के निकल चले गए थे। और उस वक्त क्या था कि 1950 में हमको सुधार करने थे कुछ। ठीक है, एक तरह से जितने भी हमारे इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट है वो करने थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेलवेज हो और हॉस्पिटल्स बनाने में। तो इन सब के लिए बनाने के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं जमीन चाहिए, हमारी क्या थी, हमारी रोड चाहिए थी। तो इन सबको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक तरह से जमीन चाहिए। तो उस वक्त हमने भी देखा था कि परमानेंट सेटल में जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा आ गया था। तो पर जमींदारी सिस्टम में जितनी भी लैंड्स थी जमींदार के पास आ गई थी। तो जितने भी हमारी आसपास की जो भी मतलब लैंड्स उस वक्त थी वो कहाँ पर पहुंच रखी थी, जमींदारों के पास ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं उनसे लैंड सरकार को वापस लेनी थी ताकि वो एक तरह से सुधार कर सके और एग्जाम्पल जैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रेलवे, हॉस्पिटल, रोड्स मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक्चुअल में आया कैसे, उसी के बीच में हम पढ़ेंगे 9th शेड्यूल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 एक्चुअल में है क्या? आर्टिकल 368 लेजिस्लेचर को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बुक है, जो हमारी बुक है, उसके अंदर कुछ भी घटाना हो, जोड़ना हो, कुछ भी एडिशन करना हो, कुछ भी हटाना हो, वो क्या कर सकता है? आर्टिकल 368 की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम? वो लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही पुराने लेक्चर्स में बता दिया है। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से? आर्टिकल 368 की हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। अब देखो, इसको यूज करके 1950 में यानी कि आजाद होने के बाद 1950 में गवर्नमेंट चाहती थी कि वो एक तरह से रेलवे, हॉस्पिटल, रोड बनाने के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उसने क्या किया, एक तरह से लॉ बनाने की सोची। और 1951 में एक लॉ बनाया, यानी कि एक तरह से जो लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आए वो, जहां पर एक तरह से जमींदार से एक तरह से लैंड लेने की कोशिश करी गई। और यहाँ पर 31A एंड 31B, 31A एंड 31B, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे क्या है, पार्ट 3 के हैं। मैंने आपको पार्ट्स भी बताया, पार्ट 3 उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 12 to 35। ठीक है, तो उसी के बीच में क्या, 31A एंड 31B। तो ये क्या किया गया उसमें कि 1951 में 9th शेड्यूल के अंदर 31A एंड 31B क्या कर दिया, जोड़ दिया गया, जो कि था लैंड रिफॉर्म एक्ट। और ये एक्ट क्या है, एक तरह से सस्पेंशन करते हैं किसको, एक तरह से रेस्ट्रिक्शन करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। दीज आर द रेस्ट्रिक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। और जिसकी वजह से, और इसमें क्या कहा गया, गवर्नमेंट ने क्या कहा, इसके ऊपर जो जुडिशरी है, अब सीधी सी बात है, मैंने शायद आपको बताया होगा पहले भी, अगर आपने लेक्चर सही से लिए होंगे, कि कोई भी पिटीशन अगर जाती, अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो लोग सीधा डायरेक्ट पिटीशन डालकर सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था कि लोग क्या करें, लोग सीधा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट एक तरह से इसमें इंटरफेयर ना करे। तो सरकार ने क्या किया, इसमें एक बोल दिया कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी चीज आएगी उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि उसको
सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता है कि वो लॉ सही बना है या गलत बना है, यानी कि एक तरह से उसका जो सस्पेंशन है इसको हटाने का, यानी कि उस लॉ को कैंसिल नहीं कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। उस वक्त देखो जब नई शेड्यूल बना उसके अंदर ये एक्ट डाल दी गए, ठीक है। तो 1951 से लेकर केशवनंदा भारती तक, ठीक है, 1951 से लेकर केशवनंदा भारती तक बीच में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कहीं नहीं लाया गया, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तभी लाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इससे तो फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा वायलेट हो सकता है। अभी तो सिर्फ लैंड रिफॉर्म की बात की गई है, फ्यूचर में सरकार कुछ भी लॉ बना सकती है इसके ऊपर, क्योंकि सीधी सी बात है जो एक तरह से कार्यधार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से क्या सपोर्ट करने का, उसको वायलेट ना होने के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ही हमारा जिम्मेदार होता है कि वही जुडिशरी ही हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करना है, हनन होने से बचाएगा। तो वही चीज है, तो उन्होंने ये सोचकर कि हनन ना हो, ठीक है, तो केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस की वजह से उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आए। अब कैसे लेकर आए हम पढ़ते हैं। 1951 का आपको पता चल गया। तो पहला केस आया 1951 में। सीधी सी बात है, जब हमारी जमीन है और उस जमीन को कोई हड़पना चाहेगा तो सीधी सी बात में आवाज उठाऊंगा। तो वही चीज है कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस वक्त शंकरी प्रसाद ने केस डाला किसके? सरकार के अगेंस्ट 1951 में, और कहा, शंकरी प्रसाद ने कहा कि आर्टिकल 13 जो कि क्या है, एक तरह से जुडिशरी को पावर देता है किसी भी लॉ को क्या करने का, कैंसिल करने का। उन्होंने एक तरह से ये बात बोली शंकरी प्रसाद ने कि आर्टिकल 13 जुडिशरी को कि किसी भी लॉ को कैंसिल करने का क्या करता है, अधिकार देता है। अब वो चाहते हैं कि जो इस लॉ को, ये जो लॉ बनाया है इसको सरकार क्या करे, कैंसिल करे और मेरी जमीन मेरे को वापस मिले। उनको भी बात सही है। अब क्या किया, तो मगर यहां पर जुडिशरी क्या कहता है, ठीक है, लॉ उनके पास, जुडिशरी के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। यहां पर जुडिशरी ने कहा कि जो आर्टिकल 13 है वो सिर्फ लॉ को कैंसिल करने की बात कहता है, ठीक है। वर्ड मेरे ध्यान से सुनना, आर्टिकल 13 है वो सिर्फ लॉ को कैंसिल करने की बात कहता है, अमेंडमेंट को नहीं कहता। किसको नहीं कहता? अमेंडमेंट, यानी कि किसी भी लॉ के अंदर चेंज आ रहा है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं कहा है कि इसके ऊपर जुडिशरी क्या नहीं कर सकता, कुछ भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। जुडिशरी यानी कि जुडिशरी दे डोंट हैव अ पावर टू कैंसिल द अमेंडमेंट, दे हैव अ पावर टू कैंसिल द लॉ ओनली, ठीक है। यहां पर उस वक्त किसका, जुडिशरी का जजमेंट था। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी हो गया, ठीक है। अब हो जाते हैं, सेम ऐसी सीधी बात है, बीच में जितने भी केशवनंदा भारती तो सारे केस आते जाएंगे और लोग पिटीशन डालते रहेंगे और उनके ऊपर जो जजमेंट आएगा वो इंपॉर्टेंट है हमारा सुनना। अब जाता है दूसरा, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान केस, 1965 का केस है। सज्जन सिंह जो कि राजस्थान में रहते थे, उन्होंने क्या किया, जब उनकी जमीन ले ली गई, उन्होंने क्या किया, उनके भी सामने सेम प्रॉब्लम आई थी जमीन की, लैंड की। तो उस वक्त सज्जन सिंह ने क्या कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रहा था। यानी कि हमारा जो एक तरह से क्या है, आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, आपको ये सब पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारा पहले कहां था, फंडामेंटल राइट में था, उसको बाद उसको हटा दिया गया। अभी फिलहाल थोड़ा कंफ्यूज ना हो, अभी फिलहाल उसको हटा दिया गया और नॉर्मल राइट्स में रख दिया गया जो 300A में, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि राइट टू प्रॉपर्टी, अभी इसको समझ लेते हैं। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान केस 1965 में क्या कहा गया, राइट टू प्रॉपर्टी इज माय फंडामेंटल राइट। हु सेड दिस? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है। बट जुडिशरी ने सेम वही चीज जो शंकरी प्रसाद ने कही थी, वही कहा कि ये मेरे पास लॉ को कैंसिल करने की पावर है, अमेंडमेंट को करने की पावर नहीं है, ठीक है। सेम चीज यहीं पर आई, यहां पर भी क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो पलड़ा खा रही है उसका, ठीक है, उसको भी एक तरह से इनको भी जमीन नहीं मिली। अब क्या हुआ, अब देखो एक चीज समझने की बात है,
ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखो, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जुडिशरी है, वो क्या है, एक मेन इंटरप्रिटेटर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने आपको बताया है, फेडरल स्ट्रक्चर में बताया है कि अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, DSWR है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इसको पढ़ लेगा, ठीक है। DSWR यानी कि फेडरल में हमारे 5 पॉइंट पढ़े थे, उसमें से एक पॉइंट था अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, जो कि अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स क्या बताता है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजों को, आर्टिकल्स को, जो भी चीज लिखी हुई है उसको कैसे इंटरप्रिटेट करे यानी कि उसको कैसे समझे और उसके ऊपर कैसे डिसीजन दे। ये किसके पास पावर है, जुडिशरी के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो हमने एक वर्ड भी पढ़ा, सोल इंटरप्रिटेटर, ठीक है। जुडिशरी इज द सोल, यानी सुप्रीम कोर्ट इज द सोल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वहीं से बात खुल के आती है यहां पर, यानी कि IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। जब ये वाला केस आया तो IC जो गोलकनाथ है, उनकी 500 एकड़ जमीन थी, उसमें से उनको सिर्फ 30 एकड़ दी गई और सारी की सारी गवर्नमेंट ने रखी। अब यहां पर फिर केस आया, तो इसका जो केस का फाइनलाइज हुआ था 1971 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या था, अब गोलकनाथ ने क्या कहा, गोलकनाथ जी ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी सेम हुई थी, राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है जो कि वायलेट हो रहा है। अब यहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था कि मैं अमेंडमेंट में कुछ नहीं कर सकता, लॉ में कर सकता हूं। अब यहां पर क्या है, जो जुडिशरी है वो चेंज हो गई, सुप्रीम कोर्ट क्या होगी, चेंज होगी। अब ये चीज मैं थोड़ी देर पहले बताई ना कि इंटरप्रिटेटर, यहां पर इंटरप्रिटेटर कैसे चेंज हो गया, बताओ। चेंज वैसे ही हो गया क्योंकि अब उस वक्त का, यानी कि 1965 में जो जज बैठा है उसने क्या इंटरप्रिटेट किया, और 1967 में जो जज बैठा है उसने क्या इंटरप्रिटेशन किया। अब जो 1967 में जो जज बैठा है उसने इंटरप्रेट किया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है वो क्या है, किसी जो पर्सन है वो पीपल का एक तरह से फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट होना यानी कि वो वायलेट होना, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं आहत करेगा, ठीक है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, वायलेट कर रहा है किसको, हमारे फंडामेंटल, वायलेट बाय फंडामेंटल राइट्स, जो कि वायलेट फंडामेंटल राइट्स। और कौन फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, लेजिस्लेचर वायलेट कर रहा है, क्या लाके 31 एंड 31B, ठीक है, जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे। अब वही चीज आ गई यहां पर, इंटरप्रिटेशन की बात आ गई। अब यहां पर देखो, सुप्रीम कोर्ट है, लेजिस्लेचर है, दोनों के एक तरह से जो सोच है बिल्कुल डिफरेंट हो गई। यहां पर एक तरह से टसल शुरू होनी शुरू हो गई, किसके बीच में, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में टसल शुरू हो गई। जब दोनों के बीच में टसल शुरू हो गई तो ये जो केस आया 1971 में जो फाइनलाइज हुआ, ये कहीं ना कहीं किसकी तरफ को झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, गोलकनाथ के केस के ऊपर, ठीक है। यहां पर जो केस है वो गोलकनाथ के साइड को थोड़ा ज्यादा टिल्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहां पर 1973 अभी, ठीक है, अभी प्रॉपर केस आया नहीं है, प्रॉपर चीज बेसिक स्ट्रक्चर आई नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आ जाता है हमारा केशव नंदा भारती वर्सेस केरला केस। यहां पर केशव नंदा भारती क्या कहते हैं, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कहती है 1973 में कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो मेरे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो यहां पर क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई वही चीज मैंने आपको जो बताई थी कि अगर चीजें ऐसे ही सारी चीजें फ्यूचर में भी 9 शेड्यूल में डालते रहेंगे तो जुडिशरी कुछ कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जुडिशरी ने बोला ठीक है, तुमने लॉ बना दिया है कि तुम कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, कुछ भी 9 शेड्यूल में डाल सकते हो, और फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, चेंज ला सकते हो, अमेंडमेंट ला सकते हो। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 की यूज से आप इसी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकते हो, चेंज ला सकते हो, मगर क्या नहीं कर सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकते। यहां पर चीज क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये जुडिशरी ने लिस्ट दी है
कि आधारभूत ढांचा, हिंदी में बोलते हैं इसको आधारभूत ढांचा, कि आप नॉर्मल समझाने की मैं कोशिश करूं, सीधी सी बात है कि किसी को घर बन, अगर मान लीजिए घर है, घर क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके पिलर्स क्या है, उसके आधारभूत ढांचा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आधारभूत ढांचा क्या है, वो पॉइंट्स जो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को गिरने ना दे, डेमोक्रेसी को हटने ना दे, वही चीज क्या है हमारा आधारभूत ढांचा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अब यहां पर आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो जुडिशरी ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए कि ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। तो उस वक्त क्या कहा, बेसिक तो फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जुडिशरी ने कि फंडामेंटल राइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मगर उनको ये भी बोला कि ठीक है आप लैंड रिफॉर्म एक्ट ला सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चीज जरूरी है, हमारा एक तरह से लैंड की भी जरूरत है। आप सोशल डेवलपमेंट कर सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो, मगर आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ भी चीज 9 शेड्यूल में डाल दो और हम उसके ऊपर रिव्यू ना करें, ठीक है। तो वहीं पर चीज आई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। यहां पर ये चीज बताई गई कि आप कुछ भी इसके अंदर नहीं डाल सकते। उन्होंने पॉइंट्स दिए गवर्नमेंट को, आप ये बेसिक स्ट्रक्चर आप इसको नहीं छेड़ सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स क्या हैं। देखो समय समय पर अभी भी जितने केसेस आए, आगे भी फ्यूचर में बहुत केसेस आएंगे। अब ये डिपेंड करता है जुडिशरी पे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर किसको मानता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा लॉ होगा जो कहीं ना कहीं लोगों के जो राइट्स को है वो आहत करेगा, एक तरह से वायलेट करेगा, तो क्या करेगी जुडिशरी, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पॉइंट लेके आएगी, जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट लेके आएगी और उसको क्या, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज आई थी, मैंने एक चीज बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर बार बार अमेंडमेंट की बात की गई थी, ठीक है। मगर यहाँ पर एक तरह से ये भी साफ हो गया कि अमेंडमेंट क्या है। जुडिशरी ने यहाँ पर भी एक तरह से अपना क्या बताया है कि अमेंडमेंट भी एक तरह से क्या है, एक लॉ है। और लॉ यानी कि सीधी सी बात यह है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी क्या है कि जो लॉ है वो और उसका जो अमेंडमेंट है उसके अंदर जो चेंज आया है लॉ के अंदर, वो भी क्या है, एक तरह से लॉ ही है। और लॉ को चेंज करना क्या है, मेरे पास पावर है और मैं उसको, उन्होंने इंटरप्रिटेट किया कि अमेंडमेंट भी एक लॉ का पार्ट है और उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसका रिजल्ट आ गया कि, और इसको नल एंड वॉइड तो नहीं किया क्योंकि वही सुधार की बात हो रखी थी, डेवलपमेंट की बात हो रखी थी, मगर ये साफ हो गया कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गया। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की, समझाने की मैंने डेटा बना के स्टेप वाइज, डेट वाइज और यहाँ पर मैंने केसेस वाइज आपको समझाने की कोशिश की है। आप डेफिनेटली आप इसको समझे होंगे। अगर आपको इसमें कोई सी भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और डेफिनेटली इसको शेयर करिएगा अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।